Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our third chapter of geography class 7 और आज का हमारा टॉपिक पोल्यूशन का है। लास्ट लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था और एटमॉस्फेयर के तीन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को हमने देखा था कि रेगुलर गैसेस है, एक वेरिएबल गैसेस है और एक पोल्यूटेंट्स है। और रेगुलर गैसेस में हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में क्यों है और 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्यों है। उसके बाद हमने वेरिएबल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन को भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड 25% पिछले 200 सालों में इंक्रीज़ कर गई है और ओजोन O3 जो है वो हमें सन रेज़ के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है उनसे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन। पोल्यूशन इन जनरल हमें सबको पता है कि हवा में, आबो हवा में जो भी गंध होता है या जर्म्स होते हैं या किसी तरह से स्मोक होता है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। एयर कंटेन्स पोल्यूशन। मिनट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कंटेन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे उसने हमें पहले 3 लाइनों में बताया है कि छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में सस्पेंड कर रहे होते हैं और यही एयर के अंदर पोल्यूशन होती है। और इसके अलावा जो स्मोक है जो फैक्ट्री से या गाड़ियों से या व्हीकल से निकलती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है वो स्मोक, तो ये सब पोल्यूशन का हिस्सा है। ड्यूरिंग बर्निंग द स्मोक पार्टिकल्स एंटर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। तो जब ये तमाम चीज़ें बर्न होती हैं, जैसे कोयला बर्न होता है, कोल या ऑयल बर्न होता है गाड़ियों के अंदर या फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो वो जो स्मोक बनता है वो पोल्यूशन का हिस्सा होता है, वो फिर ऐड अप हो जाता है हवा के अंदर। पोल्यूशन इज़ अफेक्टिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़। बड़े शहर जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है वो वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है। दिस इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ। जाहिर सी बात है हमारी सेहत के लिए, आवाम की सेहत के लिए ख़तरनाक है। इट कॉजेज़ डिजीज़ ऑफ थ्रॉट एंड ब्रीदिंग। सांस की बीमारियाँ भी होती हैं और साथ में थ्रॉट, गले की भी बीमारियाँ होती हैं पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन also contains gases which rise up in atmosphere and finish the ozone gas। और ये पोल्यूशन जब फिर ऊपर जाके ओजोन लेयर से टकराती है तो उसको डिस्ट्रॉय करती है और इसको नुकसान पहुंचाती है। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ओजोन इज़ डिक्रीजिंग। इसलिए ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय होकर कम होती जा रही है। द डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो फ्लाई फ्राम अर्थ सरफेस एंड एंटर द एयर। और छोटे छोटे डस्ट जो पार्टिकल्स हैं जो जैसे अब कभी तूफ़ान आता है या आंधी आती है तो उसके अंदर बहुत सारे सैंड और मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो भी हवा में एंटर होते हैं। देयर क्वांटिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब ज़ाहिर है वो एक क्वांटिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं। देयर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर इन डेजर्ट्स। डेफिनेटली वहाँ पे सैंड होता है तो डेजर्ट्स के अंदर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि ह्यूमिड एरियाज़ में डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं, क्योंकि ह्यूमिड जब मौसम होता है, ह्यूमिड होता है, उसमें वाटर वेपर्स की तादाद एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, तो आपको अक्सर ह्यूमिडिटी जब होती है तो पानी पानी फील होता है। तो इसी वजह से डस्ट पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम होती है ह्यूमिड एरियाज़ में। देयर क्वांटिटी इज़ ऑल्सो लार्ज इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। और इसीलिए जो डस्ट पार्टिकल्स है उनका जो देहाती जगह हैं या शहरी जगह हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर वेपर्स, जो हमारे वेरिएबल गैसेस का थर्ड कंपोनेंट का आप कह लें या थर्ड जो हिस्सा था। उसमें हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, और अब हम बात करेंगे वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। वाटर वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में होते हैं। अमंग द वेरिएबल गैसेज water vapors are very important part of atmosphere. Water vapors not only absorb heat but also help in transferring heat from one place to another. If water vapors are not present in atmosphere, there will be no clouds and no rain. अब डेफिनेटली अगर वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ना हो तो जाहिर सी बात है बादल ही नहीं बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे तो फिर ज़ाहिर है बारिश नहीं होगी, और इसी तरह अगर बारिश नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है प्लांट्स उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते, आपका जो टेम्परेचर है वो सस्टेनेबल नहीं रह सकता ह्यूमन बींग्स के लिए। तो बारिश होती रहती है तो टेम्परेचर ठीक रहता है। तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं कि वो हीट को ऑब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो हमारा टेम्परेचर को अगर सस्टेन रखना है तो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में ज़रूरी है। The system of life depends on water vapors. Earth absorbs heat from the sun. Due to this heat, the water of ocean and other water bodies changes into vapors by vaporization.
अब जाहिर है ये वेपर्स, वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं, वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है। वेपराइजेशन के प्रोसेस के अंदर सनलाइट जब अपने सन रेज अपनी हीट जो है उसकी मदद से ओशियन या सी या रिवर का वाटर जो है वो आसमान में जाता है, वो वाटर वेपर्स जो हैं बाद में क्लाउड्स की फॉर्म ले लेते हैं और क्लाउड्स फिर बारिश की फॉर्म में नीचे आती है। The water vapors add to air. Their quantity in atmosphere depends on temperature. If temperature is high, the quantity of water vapors will be high in atmosphere. बिल्कुल ठीक बात है, जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा धूप, जितनी ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे और एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर द इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड कोल्डनेस रिमेन्स मॉडरेट। और जैसे मैंने पहले बताया था वाटर वेपर्स जो है आपका टेम्परेचर सस्टेनेबल करता है, ऐसा टेम्परेचर करता है जो इंसान के रहने के लिए अच्छा हो, और इसलिए वो कह रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ हीट या कोल्डनेस है उसको मॉडरेट रखता है, उसको दरमियाना रखता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी करने देते हैं वाटर वेपर्स, ना बहुत ज़्यादा ठंड करने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और हम इसको शुरू करने से पहले इसके पहले थोड़ी डायग्राम देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो आपको नज़र आ रहा है ये अर्थ की सरफेस है, और अगर अर्थ की सरफेस से आप 10 किलोमीटर्स ऊपर जाएं, अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं तो ये इसने हाइट बताई हुई है और ये इसने लेयर्स के नाम बताए हुए हैं। तो अगर आप ज़मीन से 10 किलोमीटर्स ऊपर मूव करेंगे तो जो सबसे पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, मतलब 0 से लेकर 10 तक जो लेयर है आपकी वो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है। उसके बाद 10 से बाद फर्दर 50 किलोमीटर्स तक, बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स तकरीबन ये जो लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। और उसके बाद जो लेयर है 50 ऑनवर्ड्स टिल 85 और 90 तक, वो लेयर जो है मीजोस्फेयर कहलाती है। और 90 के बाद और 85 और 90 के बाद जो लेयर 140 और अबव है वो आपकी कहलाती है थर्मोस्फेयर। तो ये हमने लेयर्स आज पढ़नी है, तो वन बाय वन हम इन लेयर्स को देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर, the layer near the surface of the earth is troposphere. It is necessary for all kinds of living things on earth. All activities on earth are due to it. All climatic changes appear in this layer, for example cloud formation, rain, winds and heat, etc. These changes provide a moderate environment to earth. The gases, water vapors and dust particles of atmosphere are present in this layer. तो हम ये पहली लेयर जो बात कर रहे हैं जो 0 से तकरीबन 10, और यहाँ पे बुक में आपका लिखा है तकरीबन 16 किलोमीटर्स तक ये लेयर है। तो ये वो लेयर है जिसके अंदर क्लाउड फॉर्मेशन होती है, मतलब क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, हवा चलती है, हीट होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये वो पहली लेयर है जिससे ज़्यादा आपका ताल्लुक़ होता है, जिसमें ज़्यादा आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और आपकी ज़िंदगी पे और आपके ग्लोब के ऊपर इसका असर होता है। द गैसेज, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। तो ये जो कोई भी गैसेज हैं या वाटर वेपर्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ख़ास तौर पे इस लेयर के अंदर मौजूद होती हैं। द टेम्परेचर इन द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द लेयर इज़ अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तकरीबन अगर आप इस लेयर की सबसे टॉप जो साइड है उस साइड पर अगर चले जाएँ तो टॉप पार्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे तकरीबन -60 सेंटीग्रेड है। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है इस लेयर की जो सबसे टॉप साइड है। The temperature in this layer decreases with height. It is present about 16 kilometers above the earth surface. तो अगर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 16 किलोमीटर्स आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर मिलेगी, और टेम्परेचर जैसे ही ऊपर आप जाते रहेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाएगा। मतलब अगर 2 सेंटीग्रेड था तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर -1, और करते करते माइनस में ही फिर मूव करना शुरू कर देगा, मतलब ज़्यादा ठंड हो जाएगी। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज़ प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर। जैसे मैंने आपको दिखाया था डायग्राम के अंदर, ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर राइजेज विद हाइट इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रोपोस्फेयर में जितनी हाइट में हम ऊपर जा रहे थे 0 से 16 किलोमीटर्स तक, तो हमारी जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज़ कर रहा था, माइनस में जा रहा था। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। एट इट्स बाउंड्री टेम्परेचर रीचेज अबाउट 0 सेंटीग्रेड। और जैसे ही वो तकरीबन अपनी जो लास्ट पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर अपने उस लेयर तक, बाउंड्री तक पहुंचता है, तो 0 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ जाता है, जो कि हमारे अर्थ पे भी अक्सर 0 सेंटीग्रेड होता है जब सर्दियाँ होती हैं।
ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये वो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है जिसके अंदर ओजोन गैस और ओजोन लेयर होती है, विच मेक सन रेज फेवरेबल टू एनवायरनमेंट। और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सन रेज को फेवरेबल करने के लिए ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी ग्लोब को, हमारी अर्थ को। Above troposphere, this layer of stratosphere begins from 16 and ends at 50 किलोमीटर्स। तो तकरीबन 16 किलोमीटर से लेकर जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है उसके बाद तकरीबन 50 किलोमीटर्स तक ऊपर यही स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर रहती है। अगर आप डायग्राम में देखें तो आप ये एक येलो लाइन देख रहे होंगे, ये टेम्परेचर बता रही है कि यहाँ पहले 20 था तो डिक्रीज़ होते हुए माइनस में चला गया, फिर करते करते ज़ीरो पे आ गया, और फिर अगली लेयर के अंदर आप देख रहे हैं कि माइनस की तरफ जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं मीजोस्फेयर में क्या है। दिस लेयर इज़ प्रेजेंट अबव स्ट्रेटोस्फेयर। ये लेयर डेफिनेटली स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मौजूद है। इन दिस पोर्शन टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद हाइट। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप और ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर और माइनस में जाता जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये ज़ीरो है, ये प्लस में टेम्परेचर हैं। जितना आप प्लस में जाएंगे गर्मी होगी, जितना माइनस में आएंगे उतनी ठंड हो जाएगी। सो एट द बाउंड्री ऑफ मीजोस्फेयर, तकरीबन जो मीजोस्फेयर की बाउंड्री आखिरी जो उसका पार्ट है, उस लेयर तक तकरीबन ये -100 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया टेम्परेचर यहाँ पे इसी लेयर के अंदर। हेयर द गैसेज ऑफ एयर एंड अदर पार्टिकल्स आर इन मिनिमम अमाउंट। यहाँ पे जो गैसेज हैं या एयर जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। दिस लेयर इज़ फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर्स इन एटमॉस्फेयर। तकरीबन 50 से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, क्योंकि हमने 50 तक बात की थी, 50 से 80 किलोमीटर्स तक तकरीबन ये मेसोस्फेयर की लेयर है। और इसके बाद जो फाइनल हमारी जो सबसे ऊपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। थर्मोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर्स टू द फाइनल बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर। और इन दिस पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और ना सिर्फ इंक्रीज़ करता है बल्कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और वो टेम्परेचर कितना आपका ले जाता है, एट द हाइट ऑफ 350 किलोमीटर्स द टेम्परेचर ऑफ इज़ अबाउट 100 सेंटीग्रेड। यहाँ पे इन्होंने 150 बताया हुआ है, जबकि यहाँ पे वो बुक में बता रहा है आपको कि 350 किलोमीटर्स तक अगर आप चले जाएँ तो ये 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। थैंक यू वेरी मच।